हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ध्रुव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं फिर से मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और इस चैप्टर से हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन दूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी इन क्वेश्चंस को एक बार लगा करके जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपसे हो जाते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरा हम लोग कुछ बेसिक डिफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का यूज हम लोग इस चैप्टर में बार बार करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर आपको पता है एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन और रिटन एज ए डेसिमल विथ एनी नंबर ऑफ डिजिट। यानी कि जिन नंबर्स को हम लोग लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके साथ, डेसिमल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर इज अ रियल नंबर विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के बिना और डेसिमल के बिना, यानी कि उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इंक्लूड किसको किया, निगेटिव एंड पॉजिटिव को, और साथ में ही जीरो को भी हम लोग इंटीजर में काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ यहां पर लिखे हुए हैं। फिर अगर बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ए कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। साथ ही यहां पर कहा गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, और इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया 10, अगर इस 10 के फैक्टर्स देखिए तो 1 पहले ही होगा, फिर अगर 2, फिर 5 एंड अगेन 10। तो देखिए यहां पर कितने फैक्टर्स आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। फिर अगर बात करें प्राइम नंबर की, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमारे इस चैप्टर में यूज होते हैं और इसको आपको देख लेना था एक बार। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारे पास जो सबसे पहली थ्योरम है इस चैप्टर में, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है, इसकी लैंग्वेज क्या है, स्टेटमेंट क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है हम लोग उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारी कहती है ये थ्योरम। जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, ये है हमारा इसका थ्योरम का मतलब। कैसे, जरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है 33। अब अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो इसका फैक्टराइजेशन मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में करूं तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू 11। देखिए यहां पर ये जो 3 है ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। या तो ये 3 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 11 की बात करें तो 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। या तो ये 11 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। फिर अगर दूसरे नंबर की बात करें, जैसे मैंने कहा 34, ठीक है, 34 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो इसका फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 17। देखिए यहां पर जो 2 है वो भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, इसके मैंने ऐसे 2 फैक्टर किए जो खुद भी क्या हैं, प्राइम नंबर्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है 120, तो 120 के अगर मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो यहां पर जरा साइड में हम लोग कर लेते हैं। 120 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं 260, 230, 215, नाउ 3, 5 एंड अगेन 5। ठीक है, तो जो 120 के फैक्टर्स आए हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पर जितने भी फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, देखिए क्या है, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, एंड 5 अगेन प्राइम नंबर है। यानी कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर के ऐसे फैक्टर करूं जो कि प्राइम नंबर्स के क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि सभी के सभी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स ही तो हैं, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स ही तो हैं। और यही क्या कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। साथ में आगे क्या कहा गया है जरा देखते हैं। कह रहा है फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि ये जो मैंने फैक्टर्स फाइंड किए हैं ये अपने आप में क्या हैं, यूनिक हैं। किसी एंड अदर कंपोजिट नंबर के ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। यानी कि ये जो फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ये किसी दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, ये सिर्फ 120 का ही फैक्टर होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहना है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the डिजिट 0। यानी कि हमको यहां पर चेक करके बताना है कि ये जो n की वैल्यू है, किस n की वैल्यू के लिए जो 4 की पावर n है इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 नंबर होगा उसके लास्ट में। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा है 4 टू द पावर n, तो n की किस वैल्यू के लिए जो इसकी वैल्यू आएगी लास्ट में उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। हमको ये चेक करके बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो जरा आइए इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले यहां पर जो वैल्यू दी गई है 4 पावर n, तो n की जगह पर मैं क्या करता हूं, कुछ नंबर्स में पुट करता हूं। जैसे मैंने कहा 1, 4 की पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहां से अगर मैं देखूं 4 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 4, 4 टू दी पावर 16, 4 टू दी पावर 3 64। फिर आगे अगर मैं इसको करूं तो 4 टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 256। ठीक है, तो अब यहां पर आप एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं? आप पैटर्न देख रहे हैं कि लास्ट में जो डिजिट आ रही है वो आ रही है 4, यहां पर आई 6, फिर यहां आई 4, फिर यहां आई 6। इसका मतलब आगे भी आगे आएगी क्या 4 6 4 6 4 6। ठीक है, तो यहां पर पावर आप कितनी भी कर दो, 1000 कर दो, 2000 कर दो, कुछ भी पावर कर दो, लेकिन जो लास्ट की डिजिट आएगी वो क्या आएगी 4 6 4 6 4 6। लेकिन हमको क्या चेक करना है कि 0 आएगी कि नहीं आएगी। तो 0 कब आती है? आपको पता है कि 0 कब आती है। जैसे मान लिया मैंने कोई वैल्यू है 20 या फिर कोई वैल्यू है 30। चलिए मैं 20 के लिए चेक करता हूं। 20 की अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो जो इसके फैक्टर्स आएंगे क्या होंगे, देखिए 2 इंटू 5। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे किसके 20 के प्राइम फैक्टर्स। लेकिन यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि जो इसके फैक्टर में नंबर्स आ रहे हैं 2 एंड 5 आ रहा है। आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर में 2 और 5 अगर आता है तभी उसके लास्ट में क्या आता है 0 आता है। ठीक है, 2 एंड 5 दोनों साथ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 2 आया 5 नहीं आया, 5 आया 2 नहीं आया, दोनों साथ में आने चाहिए, तभी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी 0 होगी। 30 का अगर हम चेक करें तो ये होगा, इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए यहां पर भी हमारे पास जो फैक्टर्स आए किसके फॉर्म में आए, 2 भी आया और 5 भी आया। 2 और 5 दोनों आए तभी यहां पर 0 आया है लास्ट में। ठीक है, अगर ये 2 या 5 नहीं होते, किसी भी एक को अगर मैं हटा देता, क्या 0 आता लास्ट में? नहीं आता। इसका मतलब कि ये एक कंडीशन है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, उसके जो फैक्टर होंगे 5 और 2 जरूर होंगे तभी 0 आया, नहीं तो नहीं आ सकता। तो अगर यहां पर जो हमको वैल्यू दी हुई है जो कि है 4 की पावर n, क्या यहां पर जो फैक्टर्स हैं जरा देखें तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, जो 4 की पावर n लिखा हुआ है इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर n। अगर यहां पर देखा जाए तो ये 2 की पावर 2n ये तो आ गया, लेकिन 2 तो आ गया, लेकिन क्या 5 आया? क्या 5 तो नहीं आया, सिर्फ 2 है। तो क्या सिर्फ 2 से जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है? नहीं। तो हम यहां पर इसके लिए लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हैव नो फैक्टर, हैव नॉट फैक्टर ऑफ 5, यानी कि 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू इतना, और ये हमको बताना है कि क्या ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए जरा एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, देखिए यहां पर प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो इस टर्म में और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है हमको 13 कॉमन मिल रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 13, यहां से कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा। ये हो गया 13 7 77 प्लस 1। ओके, अब इसको अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं 1378। ओके, अब यहां पर हमको बताना है क्या है, कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। या अब यहां पर आप देखिए तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, 13 इंटू 78 जो कि लिखा हुआ है, जो कि मिला हमें कैलकुलेशन से, इंटू 1 भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 फैक्टर्स हमको मिल गए। इसका मतलब कि ये वाला सेगमेंट क्या है, ये वाला जो नंबर लिखा है ये एक कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वन की बात करूं जो कि हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहां से जो कॉमन ले सकते हैं हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू, अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 42 इंटू 42, 5 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 3 जा और 2 जा 24 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 5 यहां से कॉमन ले लिया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 इंटू, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1009। ओके, अब यहां पर फिर से देखिए, मैं लिख सकता हूं इसे 5 इंटू 1009 इंटू 1। कितने फैक्टर्स हो गए, तो आप बताओ जरा। 3 फैक्टर्स हो गए, और अगर 3 फैक्टर्स हो गए यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर, डन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर देखिए हमारे पास HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको बताया गया है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जरा ये इसको हम लोग समझते हैं। अगर मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, मैंने कहा कि एक मेरे पास वैल्यू है 10 और एक नंबर है 15, ठीक है, ये 2 नंबर्स हमारे पास हैं। अब जरा सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स करूं, तो जो फैक्टर्स होंगे कौन कौन से होंगे, देखिए जरा। 10 का कौन सा सबसे पहला फैक्टर होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, क्या नहीं 5 होगा, और फिर अपने आप में जो 10 है, ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरह से अगर 15 के फैक्टर्स की बात की जाए तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, क्या नहीं डायरेक्ट 15 होगा। अब यहां पर आप देखिए, ये मैंने अलग अलग नंबर्स के क्या फाइंड कर लिए, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब जरा आप ये बताओ कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो जो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है यहां पर 1, यहां भी 1 है, यहां 5 है, यहां पर भी 5 है। 2 नंबर्स मुझे इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन दिखे हैं, लेकिन मुझे कौन सा फैक्टर चाहिए, अगर मुझे HCF फाइंड आउट करना है, क्या HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट वैल्यू प्लेस करता है, तो वो है 5। तो यहां पर जो ये 10 एंड 15 है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यही बार बात करते हैं LCM की, LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कि मुझे 10 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे। मल्टीपल्स का मतलब कि जो नंबर्स मल्टीपल्स में आएंगे वो 10 से डिवाइड होंगे, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि 10 की टेबल में जो नंबर आएंगे, तो ये होगा 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मैं 15 के मल्टीपल की बात करूं तो 15 का मल्टीपल क्या होगा, 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन, ठीक। अब मुझे LCM अगर बताना है तो LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मल्टीपल्स हमारे सामने लिखे हैं, फिर कह रहा है कॉमन, तो कौन कौन से वो मल्टीपल हैं जो कॉमन हैं, जरा ये देखो यहाँ पर ये 20 लिखा हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन से मल्टीपल हैं जो कॉमन हैं, तो देखिए ये 30 यहां पर कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है, फिर देखिए यहाँ 60 है, ये 60 भी कॉमन है। ऐसे आगे चल करके हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, लीस्ट वाला चाहिए, यानी कि मिनिमम वाला चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे मिनिमम कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है, 30 है। कौन है, 30 है। तो अगर यहां पर मैं बात करूं जो LCM होगा, LCM वो कितना हो जाएगा, 30, किसका, 10 एंड 15। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि LCM और HCF का मतलब कि जो भी हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर है वो HCF होगा। और अगर LCM की बात करें तो जो भी 2 नंबर्स हमको दिए गए हैं या 2 से ज्यादा नंबर्स दिए गए हैं उनके हम मल्टीपल फाइंड करेंगे, और उन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा LCM होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग LCM HCF करेंगे। तो आइए इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यहां पर हमारे पास 6 एंड 20 दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, हमको यहां पर HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं HCF की बात करता हूं। तो HCF के लिए हमको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स बताने होंगे। तो फैक्टर्स 6 के कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड 6 होगा, ठीक है। ये फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स का मतलब ये कि ये नंबर्स जो फैक्टर में हैं वो इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड, यानी कि जो 6 है ये अपने फैक्टर्स से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है,
ठीक है। फिर अगर बात करते हैं 20 के, तो 20 का कौन कौन होगा? 1 है, 2 है, 4, 5 एंड 10 एंड अगेन 20। तो HCF की बात किया था हमने। HCF का मतलब सबसे पहले क्या है? कॉमन हमको बताना है। तो कॉमन कौन है? 1 भी है, 2 भी है, फिर और क्या? 6 भी है? नहीं, 6 नहीं है, 3 भी नहीं है। तो यहां पर 2 ही नंबर्स हमको कॉमन मिल रहे हैं। और इन कॉमन में अगर मैं कहूं कि हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर है, यानी कि सबसे बड़ा वाला, तो वो है 2। तो जो HCF होगा इन दोनों का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। ठीक। अब अगर एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम के लिए मुझे मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा। मल्टीपल की बात करें तो 6 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर 20 की बात करते हैं, तो 20 का जो मल्टीपल होगा वो होगा 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। देखिए यहां पर कुछ कॉमन मिला क्या? अभी तक तो कुछ कॉमन नहीं मिला, लेकिन मुझे क्या करना होगा? 6 के और भी मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो 6 के और मल्टीपल मुझे मिलेंगे 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन। डन। अब देखिए यहां पर मुझे मल्टीपल्स में कॉमन मिल गया। क्या मिल गया? देखिए यहां पर 60 है और यहां पर भी 60 है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है कॉमन फैक्टर की, कॉमन मल्टीपल की। ठीक है। तो यहां पर जो एलसीएम हो जाएगा, क्या एलसीएम, वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एलसीएम और एचसीएफ इस क्वेश्चन में फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर फिर से हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 6, तो 6 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो नॉर्मली हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है। यानी कि जो 6 का हमारे पास फैक्टर आया वो क्या आया? वो आया 2 इंटू 3। डन। 72 का अगर मैं फैक्टर इस तरीके से भी कर सकता हूं, 2 3 जा 6 जा 2 18 2 9 एंड 3 3 3 1। ठीक है। तो अगर 6 का ये आ गया, फिर 72 की बात करें तो 72 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके। फिर अगर बात करते हैं 120 की, तो 120 का जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा 60, 2 30, 2 15, फिर 3 5 एंड अगेन 5 1। तो जो 120 का आ गया हमारे पास, वो आ गया फैक्टर क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या नोटिस करना है? मुझे देखना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो देखिए 2 है, 2 है, 2 सभी में कॉमन है। उसके बाद 3 भी है, यहां देखिए 3 भी है, 3 भी है। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि 2 इंटू 3, जो कि हमारा HCF के लिए होगा, तो HCF हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 2 इंटू 3 यहां पर भी है, 2 इंटू 3 यहां भी है एंड 2 इंटू 3 यहां पर भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा HCF। ओके। अब अगर यहां पर एलसीएम की बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे पास है क्या? 6, 72 एंड 120। ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होगा 2 3 जा 2, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 60। फिर 2 से करते हैं तो 2 से ये तो 3 रहेगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। फिर अगर हम लोग 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 9 और ये होगा हमारा 15। अब 2 से नहीं जाएगा, तो इसे हम 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एलसीएम की बात करूं, तो देखिए जो एलसीएम हो जाएगा हमारा, वो एलसीएम हो जाएगा क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब जरा इसको अगर ओपन करें तो देखिए होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा। ओके। तो 72 5 जा हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36। ओके। 360। तो ये 360 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6, 72 एंड 120 का। ये कुछ फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर 6 का
क्या किया, फैक्टर फाइंड आउट किया, 72 का फैक्टर फाइंड आउट किया, 120 का फैक्टर फाइंड आउट किया। जो भी फैक्टर्स हमारे पास मिले उसमें जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो था 6, तो मैंने कहा ये HCF हो गया। फिर अगर एलसीएम मुझे इन्हीं 3 नंबर का फाइंड आउट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करूंगा, जो कि मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब इसको सॉल्व किया तो ये आया किसके बराबर, 360, और यही हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू HCF 306,657 is equal to 9, find LCM is equal to 306 and 657। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है प्रोडक्ट ऑफ, क्या है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो भी 2 नंबर्स हमको गिवन है उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, ये बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं जो कि हैं 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF कितना है 9 इंटू LCM कितना हमारे पास, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी 20,1042 डिवाइड बाई 9। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 9 2 जा 18, 3 9 3 जा 27 एंड 3 9 3 जा 27 एंड 9 8 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22338। ये क्या आया हमारा LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स गिवन है और उनका LCM या फिर HCF दिया है, यानी कि एक वैल्यू दी है और दूसरी वैल्यू हमसे पूछा है, यानी कि अगर LCM दिया हुआ है हमसे HCF पूछा है, या फिर HCF दिया है LCM पूछा है, तो भी हम फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी इसमें से हमको क्या करता है कि LCM और HCF की वैल्यू दे देता है और एक नंबर दे देता है, तो दूसरे नंबर को हमसे पूछा जाता है, तो हम लोग तभी इसी फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, n की किसी नेचुरल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो भी आवे उसके लास्ट में क्या 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? तो हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, या है किससे, जरा हम लोग इसको भी फैक्टर करते हैं। 6 पावर 1 2 6 पावर 3 एंड 6 पावर 4, इसको इधर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 6, ये आएगा 36, ये आएगा 216। तो देखिए यहां पर जब भी हम कर रहे हैं पावर में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है लास्ट में 6666, सिर्फ क्या आ रही है वैल्यू 6 आ रही है, लेकिन वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल दिख रहा है? नहीं। क्यों? 0 आने के लिए कंडीशन क्या होती है कि फैक्टर्स में क्या होना चाहिए 2 इंटू 5, यानी कि 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए फैक्टर्स में, तभी किसी नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, क्या पाएगा 0 आ पाएगा। तो यहां पर ये n की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूं, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 रख करके देखिए, मैं कुछ भी 10 100 2000 3000 4000 कुछ भी रख देते हैं तो भी लास्ट में जो है 0 डिजिट नहीं आएगी, क्योंकि जो इसके फैक्टर्स हैं उसमें 2 एंड 5 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, n की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू नहीं होगी जो मैं यहां पुट करूं और इसकी वैल्यू जो भी आवे उसके लास्ट में कोई 0 है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 आवर। 8 आवर नहीं कह सकते, इसे कहते हैं 8 AM या फिर 8 PM, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं। देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, यानी कि ये कह रहा है कि 8 बजे सुबह या शाम में जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो एक बार चेंज हुई हैं एक साथ, और कितने टाइम के बाद या कितने बजे फिर से ये एक साथ चेंज होंगी। अगर जो लाइट्स हैं वो 48 सेकंड के बाद, दूसरी लाइट 72 सेकंड के बाद और तीसरी लाइट 108 सेकंड के बाद चेंज होती है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले जो भी टाइमिंग हमको दी गई है इसका मैं एलसीएम फाइंड आउट कर लूं। क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं फाइंड कर लेता हूं जैसे, तो किससे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो 48 है हमारे पास, 48 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 24 2 12 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या मिल गया हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1। ये किसके लिए है 48 के लिए।
ओके, नाउ नेक्स्ट 72। 72 का अगर मैं फैक्टर फाइंड करूं तो ये क्या होगा, 2, 36, 2, 18, 2, 9, फिर 3, 3, 3, 1। तो क्या हो गया हमारे पास, इसका जो फैक्टर है 72 का वो हो गया 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2। ठीक है, फिर अगर मैं 108 के लिए फाइंड करूं इसके फैक्टर्स तो ये होंगे 2, 5, 4, 2, 2, 7, फिर हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा, तो 3, 9, 3, 3 3, 1, यानी कि जो 108 के फैक्टर्स मिले वो हुए 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3। ओके, अब अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम जो हो जाएगा, कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 2 दी पावर 4 इंटू 2 to the power 4 3 to the power 3। तो जो एलसीएम आएगा वो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3। जब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो किसके बराबर होगा, वो होगा 432 सेकेंड। सेकंड क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये सब हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, वैल्यू किसमें दी हुई है, सेकंड्स में दी हुई है। तो ये आ गया क्या एलसीएम। इतने टाइम के बाद ये फिर से एक साथ होंगे, लेकिन मुझे क्या करना होगा, इसे पहले मिनट में कैलकुलेट करना होगा। तो मैं मिनट में कैलकुलेट करता हूं, इसके लिए मैं जरा पहले जगह बना लेता हूं। और देखिए ये जो मेरे पास 432 वैल्यू आई है इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इसे अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो मैं इसे ब्रेक भी कर सकता हूं, 420 प्लस 12 सेकेंड। ठीक है, मैं इसमें भी ब्रेक कर सकता हूं अपॉन 60। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 420 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये देखिए 007, तो ये हो गया हमारे पास टाइम क्या 7 मिनट 12 सेकेंड। ओके, यानी कि 8 बजे जब पहले ये एक साथ जली थी लाइट तो उसके 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये फिर से एक साथ जलेंगी। तो अगर एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए तो मैं 8 AM पर एक साथ जली थी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो 8:07 एंड 12 सेकेंड। ओके, इस टाइम पर ये फिर से यानी 8:07 पर ये फिर से एक साथ ब्लिंक करेंगी, एक बार फिर से ये चेंज होंगी। डन, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे पास क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसमें q की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है। तो यहां पर मैंने कहा कि वो नंबर्स जिसे मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर क्या है, जिस नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर बहुत आसान है, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल है, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए जो नोट पॉइंट लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है लेट p बी ए प्राइम नंबर। अगर मैंने मान लिया कि जो p है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर मैं यहां पर कहूं कि जो ये प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को या कोई भी ये हमारा क्या है इंटीजर है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड a। देखिए यहां पर कह रहा है कि अगर ये जो प्राइम नंबर हमारे पास p है, ये प्राइम नहीं लिखा है, मैंने कहा ये p है प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये p एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर इस इंटीजर को अगर डिवाइड कर रहा है जो कि है a स्क्वायर, तो ये डिवाइड करेगा किसको, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर ये p डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर इस इंटीजर a को भी डिवाइड करेगा, यही ये नोट पॉइंट कहना चाह रहा है। जैसे अगर मैंने कहा कि यहां पर कोई भी एक प्राइम नंबर मेरे पास है 2, ठीक है, ये 2 एक प्राइम नंबर है और मैंने कहा कि यहां पर मैंने वैल्यू लिखी है, मैंने कहा 6 स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 2 इस 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये 2 6 को भी डिवाइड करेगा, ये कहने का मतलब है।
आप कहोगे कि इसका यूज कहां करेंगे? जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं ना, √3 √2 को प्रूफ करना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पर हमको कहा गया है कि √2 को प्रूफ कर रहा है इरेशनल, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड के थ्रू कि ये एक रेशनल नंबर है। मैंने मान लिया रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर की कंडीशंस को ये फॉलो नहीं करेगा तो कह दूंगा भाई मेरा एजम्पशन गलत था और ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैं यहां पर कहता हूं लेट कंसीडर √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं, P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये P/Q क्या है? तो P/Q की अगर बात करें तो ये है P एंड Q जो है वो क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल होंगे? 1 से डिविजिबल होंगे और किसी नंबर से नहीं डिविजिबल होंगे। को प्राइम का मतलब इट इज डिविजिबल ओनली बाई 1। ठीक है, ओनली बाई 1, सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में इस इक्वेशन के मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया? स्क्वायर किया। तो ये क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। 2Q² इज इक्वल टू P²। यानी कि यहां से अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं Q² इज इक्वल टू P² बाई 2। क्या लिख सकता हूं? P² बाई 2। इट मींस 2 डिवाइड P²। मैंने क्या लिखा कि जो 2 है वो P² को डिवाइड करेगा। अगर अभी देखिए, अभी यहां पर हम लोगों ने यूज किया था क्या? हमने कहा था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि यहां पर मैंने कहा कि ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये हमारे पास क्या है? इंटीजर है। अगर इस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इट मींस मैं यहां से कह सकता हूं 2 डिवाइड P। ठीक है, ये P को भी डिवाइड करेगा। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि ये इसका क्या है? मल्टीपल है, तो मैं इसे मान सकता हूं क्या? P इज इक्वल टू 2C। यानी कि C की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू, अगर मैं कुछ भी मल्टीपल हो सकता है तो ये P इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 2C। ये हो गया P इज इक्वल टू 2C। अब ये जो P इज इक्वल टू 2C लिखा है ना, वो अगर मैं यहां पर प्लेस कर दूं, इस इक्वेशन में प्लेस कर दूं, तो इस इक्वेशन में प्लेस करने पर क्या होगा? देखिए, ये था हमारे पास 2Q²। देखिए, इसको क्या कह दिया? इक्वेशन 1 कह दिया। ये था 2Q² इज इक्वल टू P² की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2C का स्क्वायर। यानी कि ये होगा 2Q² इज इक्वल टू 4C²। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे अगर, तो कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा? देखिए 2 यानी कि ये हो गया Q² इज इक्वल टू 2C²। तो अब यहां से देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां से हमको ये रिजल्ट मिला कि मैं C² इज इक्वल टू लिख सकता हूं Q² बाई 2। तो यहां से जो रिजल्ट मिला हमको वो ये हुआ कि 2 डिवाइड Q²। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस नोट कि अगर Q² डिवाइडेड है तो Q भी डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 2 डिवाइड Q। ठीक है, ये देखिए यहां पर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन 1 जो फाइंड किया था कि जो 2 है वो इस P को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 क्या कर रहा है? इस P को डिवाइड कर रहा है। और यहां पर देखा कि ये जो 2 है वो इस Q को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि 2 P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में यहां पर जब मैंने कहा कि को प्राइम नंबर्स है P एंड Q, जो कंडीशन है, तो को प्राइम का नंबर तो हमने ये माना था कि इन दोनों P और Q को सिर्फ कौन डिवाइड कर रहा है? 1 ही डिवाइड कर रहा है। लेकिन जब यहां पर हमने देखा तो 2 एक ऐसी वैल्यू निकल करके आई जो P और Q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन माना
कि अंडर रूट 2 जो है इसको मैं p बाई क्यू या फिर रेशनल नंबर मान सकता हूं, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि अगर मैं ऐसा मानता हूं कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। और को प्राइम नंबर होने का मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए और किसी दूसरे नंबर से नहीं। लेकिन यहां पर जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो ये है कि जो हमारा p है वो 2 से भी डिवाइडेड है और q भी हमारा 2 से डिवाइडेड है, यानी कि ये एक अनदर फैक्टर हमको मिला जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा एजम्पशन था वो एजम्पशन हमारा गलत। तो यहां से हम आंसर कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 is a common factor of p and q। ये दो क्या है, 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है किसका, p एंड q का। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो ये रिजल्ट उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने एजम्पशन किया था कि जो हमारा अंडर रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि रेशनल नंबर होता अगर p बाई क्यू के फॉर्म में होता तो ये एक को प्राइम फैक्टर होता, लेकिन ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, और यही हमको क्या करना था, प्रूव भी करना। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास सो दैट 3√2 इज अ इरेशनल, तो सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले किया और यहां पर भी हमको क्या कंसीडर करना है, लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर यहां पर हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया है तो 3√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। और जो p बाई क्यू है ये क्या होगा, ये को प्राइम फैक्टर होगा। क्या, को प्राइम नंबर या फिर को प्राइम फैक्टर। ओके, तो को प्राइम का मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए अगर मैं 3 को इस साइड में भेज दूं तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू p बाई 3q। ठीक है, और अभी मैंने क्या प्रूफ किया था, अभी हमने बताया था कि ये जो √2 है ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या कोई इर्रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू एनी इर्रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, रेशनल number, so we can say 3√2 is a irrational number। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन दी होगी आपको कि इफ √2, यहां पर कंडीशन दी होगी इफ √2 इज अ irrational number so that 3√2 is a irrational। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो 3√2 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, यहां पर अगर हमको पहले से ही दिया जाए कि इफ, क्या दिया जाए, इफ √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये चीज हमको दी जाए, फिर कहा जाए हमसे कि प्रूफ करिए 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें ये अज्यूम कर लेना है कि अगर ये रेशनल दिखा ना तो मैं मान लूंगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो मैं यहां पर कहूंगा लेट कंसीडर 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, इज अ रेशनल
नंबर। अगर ऐसा है तो ये होगा 3 + 2√5 इज इक्वल टू P बाई क्यू। और P बाई क्यू क्या है? हमारा को प्राइम फैक्टर है जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है। ठीक है, अब इस 3 को अगर उस साइड में भेजते हैं तो ये होगा 2√5 इज इक्वल टू P बाई क्यू -3। ठीक, अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन Q, और 2 को अगर इस साइड भेजे तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। अब देखिए फिर से वैसा ही इक्वेशन बन गया जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बना था। यहां पर ये जो 5 है ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और कोई इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए यहां पर p क्या है? एक इंटीजर है, ये भी क्या है? एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो ये मैं क्या कह सकता हूं कि एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसा जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में लिखा था, इट इज नॉट पॉसिबल टू, वैसे ही यहां पर लिखेंगे वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। डन। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैं आप लोगों से लगवाना चाह रहा था, आप इसकी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी इरेशनल नंबर या फिर इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चन लगवाए, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। डेफिनेटली आप इसको 1-2 बार और भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अगली वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। 8 मार्च को आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। मैं कोशिश करूंगा कि 8 मार्च से पहले इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर में वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, आपसे एक बार प्रैक्टिस करवा दूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करवाऊं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।